आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। करीब 2 साल बाद स्कूलों में रौनक लौटी है। कोरोना के मामले कम होने के बाद कई राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। जी 2 साल बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आए। स्कूलों में साल 2020 के अप्रैल महीने से कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन के दौरान स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया था। यहां तक कि परीक्षाओं को भी ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराया जा रहा है। हालांकि साल 2021 के अक्टूबर महीने से कॉलेजेस को खोल दिया गया, लेकिन स्कूल और कॉलेज से नियमित ढंग से इन्हें कह सकते हैं कि इन्हें खोला नहीं गया था। ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रही थी। पूरे 2 साल बाद कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज को नियमित रूप से खोल दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों में खुशी की लहर है। स्कूलों में रौनक लौट आई है क्योंकि 2 साल बाद ये तमाम बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। जिन चीजों की कमी वो महसूस कर रहे थे, कह सकते हैं कि आज स्कूल खुलने के बाद वो सभी कमियां पूरी हो गई। बढ़ते आगे, 5 अप्रैल को बजट सत्र के आखिरी चरण की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। मंगलवार को सुबह करीब 9:30 बजे होने वाली बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगी। संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाली बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बजट सत्र के आखिरी दिनों में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल और आपराधिक प्रक्रिया विधेयक समेत 7 बिल सूचीबद्ध हैं। इन 7 बिल में से लोकसभा पहले ही 6 को पारित कर चुकी है। कांग्रेस संसद में हो या बाहर, इन दिनों केंद्र सरकार को पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर जमकर हमला कर रही है। बताते चले कि 5 राज्यों में मिली चुनावी हार के बाद कांग्रेस के लिए संसदीय दल की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। ये भी बता दें कि मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार 5 राज्यों में है। इन 5 में से सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। वहीं झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सहयोगी दल के तौर पर सत्ता में हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ ही सीएनजी और एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ने से आम लोगों पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। विपक्ष पहले सड़क से लेकर सदन तक सरकार को तेल के मुद्दे को लेकर घेर रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। बताते चले कि बीते 15 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। तेल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में एक फोटो के जरिए केंद्र सरकार पर वार किया है। फोटो में लिखा, प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना। साथ ही उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट की जिसमें आज से 8 साल पहले जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में अपने आखिरी दिनों में थी तो उस समय पेट्रोल की कीमत करीब 72 रुपए और डीजल की कीमत करीब 56 रुपए थी। उस समय क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल 107 रुपए 71 डॉलर थी और ऐसे में उस समय जहां बाइक की टंकी 700 से 800 रुपए में फुल हो जाती थी, वहीं कार की टंकी 3000 रुपए से कम में ही फुल हो जाती थी। अब से ही नहीं, कभी से लेकर महंगाई को लेकर जो आम जनता है वो त्रस्त नजर आ रही है। चुनाव में भी हमने देखा ये मुद्दा बहुत ऊपर तक उठाया गया था। महंगाई को लेकर सड़क से सदन तक भी इसका शोर सुनाई दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के लिए भी उन्होंने उसको ऊपर भी सब्सिडी कम कर दी है और एलपीजी के ऊपर भी उन्होंने दाम बढ़ा। हर चीज़ पे वो हम बढ़ाते जा रहे हैं और अब करीब 8 रुपए के ऊपर उन्होंने इस 10 दिन में बढ़ाया है। तो यही मंशा है कि उनको गरीबों से जितना पैसा लूटे वो लूट ले रहे हैं और इससे सारी चीज़ों के दाम बढ़ते जाएंगे। एसेंशियल कमोडिटीज़ के भी दाम बढ़ते जाएंगे। इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा ही है, इसके बावजूद भी सरकार इसको रियलाइज़ नहीं कर रही है और इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। तो इसके बारे में हम आज
मुद्दा उठाएंगे और सदन में हमने नोटिस भी दिया है हमारे पार्टी की ओर से, और दूसरे पार्टी के लोग भी इसको उठाने वाले हैं। सब मिलकर इस मुद्दे पे हम 2 साल के बाद आज पूरे देश में फिर से स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में एक बार फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को संबोधित किया। आपको सुनवाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रसन्नता है कि लगभग 2 वर्ष बाद कोरोना जैसी महामारी पर एक प्रकार से प्रभावी अंकुश तात्कालिक दृष्टि लगाने के बाद हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश की अपनी इस भावी पीढ़ी नौनिहाल बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सब का मैं स्कूल चलो अभियान के अवसर पर हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब ने विगत 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए व्यतीत किए। समाज के प्रत्येक तबके ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि भारत किसी भी संकट के समय अपने नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। वहीं नशे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सख्ती जग जाहिर है। कमोबेश अब उसी रास्ते पर शिवराज सिंह भी चल पड़े हैं और समाज को नशा मुक्त करने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस बीच भांग वो नशीला पदार्थ नहीं माना जाता। उज्जैन में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भांग को भगवान शिव की बूटी बताया है। साथ ही उन्होंने समाज को नशा मुक्त बनाने की भी बात कही। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। इनको नेस्त नाबूद करें। बेटी बचाना है, बेटी पढ़ाना है। मां बहन बेटी हमारे लिए देवियां हैं। नशा नाश की जड़ है। और जब मैं नशे की बात कर रहा हूं तो भांग छोड़ के कह रहा हूं। मैंने कहा भांग छोड़ के कह रहा हूं, भांग के अलावा कह रहा हूं। अब वो तो शिव जी की बूटी है भाई। लेकिन जो बाकी नशा है, चाहे दारू का हो चाहे गोलियां आ रही, पता नहीं काय काय, चरस, हीरोइन और क्या क्या नाम है मुझे तो पता नहीं है। इनको भी तबाह करना है और एक संकल्प और लेना, देखो मेरा बस चले और ये विश्वास हो जाए कि केवल दारू बंद करने से बंद हो जाएगी तो हम एक दिन नहीं लगाएंगे। लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए पहले नशा मुक्त समाज बनाए और उज्जैन में ये अभियान भी चले कि हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, नशे से मुक्त करेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे जैसे नशा मुक्ति अभियान आगे बढ़ेगा, लोग नशा छोड़ेंगे, अपने आप दुकानें बंद हो जाएगी। आप चिंता मत करें। अब कई लोग चिंतित हो गए होंगे, बोलो नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे कि नहीं? हाथों की आवाज आ रही है। अरे चलाएंगे कि नहीं? उसमें भी भाग ले। मैं जानता हूं कि थोड़ी दिक्कतें हैं, आसानी से नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की और दावा किया कि वो आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं और वो उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये बात सूत्रों के मुताबिक रविवार को सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष सचिव भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो कर्मियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौती का सामना करें। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं को नहीं लेने के बहाने के तौर पर गरीबी का हवाला देने की पुरानी कहानी को छोड़ने और उनसे एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा।
नवाब मलिक अब 18 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि हिरासत के दौरान कोर्ट ने घर का खाना और दवाइयों के लिए इजाजत दी है। इससे पहले न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें बेड, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की उनकी याचिका को स्वीकार किया गया था। बताते चले कि 62 वर्षीय मलिक को 23 फरवरी को ईडी ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़े एक दागी भूमि सौदे से उत्पन्न एक कथित धन शोधन मामले में इस पूरे मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। तब से लगातार हिरासत में मलिक ने ईडी के मामले को रद्द करने के लिए पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बाद में एनसीपी ने मलिक को उनके विभागों और 2 जिलों के संरक्षक मंत्री पद से मुक्त करने का फैसला किया, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अन्य कैबिनेट सहयोगियों को आवंटित किए जाएंगे। मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। 15 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। मोटर दुर्घटना के मामले को निपटाने में अब आसानी होगी और साथ ही इसके निपटारे में भी तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मोटर वाहन दुर्घटना मामलों के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित सारी जानकारियां एक जगह उपलब्ध होंगी और साथ ही सभी संबंधित एजेंसियों को एक साथ अलर्ट भी मिल जाएगा। इसमें दुर्घटना स्थल की साइट मैपिंग के साथ जियो टैगिंग होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 24 राज्यों के मोटर दुर्घटना से संबंधित आंकड़े इस पर अपलोड हो चुके हैं। केंद्र सरकार की इस पहल के बाद माना जा रहा है कि इस मोटर वाहन दुर्घटना की फर्जी दावों पर भी इससे अंकुश लग पाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने कुछ और तकनीकी पहलुओं पर काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट मामले पर 21 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियों और अन्य पक्षकारों से कहा गया है कि वो इस दौरान मोटर दुर्घटना मामलों को जल्द निपटाने के तरीकों पर विचार करें। कोर्ट मोटर वाहन दुर्घटना के मामले जल्द निपटाने से जुड़े केस की सुनवाई कर रहा था। पूर्व सुनवाई में यानी पहली सुनवाई में कोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े सारे आंकड़े एक जगह उपलब्ध कराने के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से एक ऐप तैयार करने को कहा था। इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इंडिगो एयरलाइंस का विमान 6E7074 अहमदाबाद से नागपुर होते हुए लखनऊ जा रहा था। इस विमान ने सुबह 7:15 यानी करीब 7:15 बजे अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। विमान में 50 यात्री और 4 स्टाफ मेंबर सवार थे। पायलट को विमान में धुआं नजर आया, जिसके बाद सुबह 8:33 पर नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि किसी यात्री को चोट लगने की कोई खबर फिलहाल नहीं है। यात्रियों को सुरक्षित टर्मिनल में ले जाया गया। यात्रियों को उनकी सुविधा मुताबिक नागपुर, दिल्ली या लखनऊ पहुंचाया जा रहा है। बताते चले कि इससे पहले झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर 2 अप्रैल को इंडिगो के कोलकाता जाने वाले विमान में उड़ान भरने के दौरान तकनीकी खामी की वजह से उसे रद्द करना पड़ा था। और वहीं कश्मीर के नेगिन झील में भीषण आग लगने से 7 हाउस बोट जलकर खाक हो गई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोमवार तड़के सुबह करीब 2:30 बजे लगी इस भीषण आग को पुलिस और स्थानीय लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने 7 हाउस बोट को झुलसा दिया। दमकल और आपातकालीन सेवाओं के अधिकारियों के मुताबिक घटना की खबर मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में अब तक किसी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है। हाउस बोट सेडर्स की लकड़ी से बने लग्जरी फ्लोटिंग लॉन्जिंग है। गौरतलब है कि श्रीनगर में डल और निगिन झीलें हनीमून मनाने वालों और पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। आग की घटना में नष्ट हुई हाउस बोटों में न्यू जर्सी, न्यू महाराजा पैलेस, इंडिया पैलेस, रॉयल पैराडाइज, लिली ऑफ वर्ल्ड, यंग स्विफ्ट और फ्लोरा शामिल हैं। और देश में महंगाई का करंट लगातार लोगों को झटके दे रहा है। आज दिल्ली वालों के लिए सीएनजी के दाम फिर से बढ़ गए हैं और ये 2.5 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। आज दिल्ली में सीएनजी के प्राइस 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हुए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा की बात की जाए तो यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम अब सीएनजी के रेट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। नोएडा में बीते 24 घंटे में 2 रुपए 8 पैसे की बढ़ोतरी सीएनजी के रेट में की गई है। हर रोज डेवलपमेंट वर्क और कई अन्य कारणों से भारतीय रेलवे सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर देता है, जिसके चलते यात्रियों को काफी ज्यादा
परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये परेशानियां और तब बढ़ जाती हैं जब उन्हें मालूम बाद में चलता है कि उनकी ट्रेन रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है या डिले है। भारतीय रेलवे ने आज 143 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया, जबकि 11 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। इसके अलावा 20 ट्रेनों को डाइवर्ट और 4 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। ऐसे में ट्रेन से सफर करने वालों को पहले से ही चेकिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये मालूम चल पाए कि यात्रा आपको जिस ट्रेन में करनी है वो कैंसिल या फिर लेट तो नहीं। सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 यानी 139 के जरिए भी ट्रेन से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं। इन ट्रेनों में यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों की एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन और स्पेशल गाड़ियां शामिल हैं। ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और इसके अलावा NTES मोबाइल ऐप पर भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डाइवर्ट और रीशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है। और उधर रूस यूक्रेन युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। सैकड़ों सैनिक और निर्दोष नागरिक अब तक इस युद्ध में जान गंवा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक अब तक यूक्रेन में 1417 नागरिक मारे जा चुके हैं, 2038 घायल हुए हैं। इसमें मारियोपोल और इरपिन का आंकड़ा नहीं है। यूएन की एजेंसी का मानना है कि आंकड़ा मारियोपोल, इरपिन, एजियम और वोल्नोवाका में ज्यादा हो सकता है। रूस के जाने के बाद कीव ओब्लास्ट से 410 नागरिकों के शवों को बाहर निकाला गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि करीब 1.5 लाख लोग मारियोपोल में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मारियोपोल से बाहर मानवीय गलियारों के संबंध में रूसी कब्जे वाले बलों के साथ समझौता करना संभव नहीं था, न ही मानवीय सहायता लाने के लिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर रविवार रात हमला हुआ। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये नवाज पर 24 घंटे के अंदर दूसरा हमला है। मिली जानकारी के मुताबिक कल यानी रविवार को शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर 15 से 20 लोगों पर हमला किया। इन लोगों ने हमला किया, माफ कीजिए, जिनमें से कुछ ने फेस मास्क पहने हुए थे। हमलावरों और वहां मौजूद PMLN और साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। लंदन में दूसरी बार पूर्व PM नवाज शरीफ के कार्यालय पर करीब 20 लोगों ने एक साथ हमला किया। हमले के समय नवाज कार्यालय के अंदर थे। चीन के आर्थिक केंद्र शंघाई शहर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों के 9006 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ रहे मामलों की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चीन के शहर शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद एक दिन में 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बताते चले कि कोरोना की पहली लहर की पीक के बाद ये सबसे ज्यादा एक दिवसीय बढ़त बताई जा रही है। बढ़ते मामलों के साथ ही शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होने के साथ चीन के वित्तीय शहर शंघाई के अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि यहाँ लोगों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं बच पाई है। हालात पर काबू पाने के लिए चीनी सेना ने 2000 से ज्यादा चिकित्सा कर्मियों को शंघाई भेजा जा रहा है ताकि मरीजों का इलाज हो सके। चीन में सबसे ज्यादा संक्रमण के बढ़त की अगर बात की जाए तो वो शंघाई में ही देखी जा रही है। यहाँ हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं संक्रमण की चेन को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण लाखों लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो बीते रविवार यहां संक्रमण के 438 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 7788 ऐसे संक्रमितों का पता चला जिनमें संक्रमण के लक्षण ही नहीं थे। यह भी बता दें कि शंघाई में 2.6 करोड़ की आबादी 2 चरणों में लॉकडाउन का सामना कर रही है।
और अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धन ने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया। बहरहाल राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। कर्फ्यू के बावजूद शाम को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।